गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी विषय के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। आप भी सभी अपनी अपनी बुक निकालें और उसमें पाठ 1 का अध्ययन हम करेंगे। तो हिंदी में पाठ 1 है हम भारत के भरत। तो इस तरह से आप पृष्ठ संख्या 1 पर हम भारत के भरत पाठ को निकालें और पढ़ें। हम साथ के साथ ही इसका अर्थ करते जाएंगे और साथ के साथ ही इसका शब्दार्थों को नोट करते जाएंगे। तो देखिए, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो इसमें देखिए, पहला शब्द आया भरत। भरत एक चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र थे। भरत चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के पुत्र थे। और इसके बाद में शब्द आया है संतान। संतान का अर्थ होता है संतति या फिर औलाद या फिर पुत्र। तो अगला शब्द है इसमें दुनिया। दुनिया का अर्थ होता है संसार। और अगला जो शब्द होता है पैदा यानी दुनिया। और इसके बाद में हम शब्द लेते हैं पैदा होना। पैदा होना अर्थात जन्म लेना। अगला शब्द है साहस। साहस किसको बोलते हैं? साहस बोलते हैं हिम्मत को। और सौगात। सौगात शब्द का अर्थ होता है उपहार या भेंट। नीचे इसमें राजा भरत के चित्र दे रखा है जो शेरों के साथ खेल रहा है। तो देखिए, इस पद के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि हम भारतवासी, हम सारे भारतवासी किसकी? सम्राट दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान शक्तिशाली हैं। हम शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। हम ऐसा साहस रखते हैं, शेरों के बच्चे से खेलने का साहस रखते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान के समान इस संसार में और कोई भी दुनिया का देश नहीं है। भारत की भूमि में जन्म लेना बड़े गर्व की बात है। इस मिट्टी में पैदा होना अर्थात भारत की भूमि में जन्म लेना बड़े गर्व की बात है। और साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों ने विरासत के रूप में अर्थात उपहार के रूप में प्रदान किए हैं और वो हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमारा वीर होना तो स्वाभाविक है। तो इस तरह से अगले 4 लाइनें, अगली पंक्तियां जो कि इस चित्र के नीचे हैं, आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें राजा भरत का चित्र है, सम्राटी चक्रवर्ती भरत का। और वो शेरों की साथ में यानी शेर के बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। आप देखिए, नीचे आइए आप। नीचे इसमें बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिनगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो देखिए, इसमें जो कठिन शब्दार्थ है, पहला शब्द आया यहाँ पर कांटे। अब कांटे का अर्थ होता है कष्ट, कष्ट या दुख। इसके बाद में फूल यानी यहाँ पर फूल शब्द का अर्थ है आनंद। फूल शब्द का भावार्थ क्या है यहाँ पर? आनंद। वैसे तो आप फूल जानते हैं, फूल क्या होते हैं? फूल से हमें आनंद मिलता है, आनंद या सुख। तो देखिए, आगे देखिए, दहकते। दहकते का मतलब है दुखी होना। और महकते यानी सुख शांति के लिए काम करना। अगला शब्द है शान। शान का अर्थ होता है गर्व। तो देखिए, इसका अर्थ करते हैं हम। तो कवि बच्चों को भारत के वीरों की वीरता का बखान करते हुए कहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी यानी हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से डटकर मुकाबला करती है और मुकाबला कर लेती है। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। अर्थात हमारे यहाँ पर सुख मिलने से पहले हमें बहुत सारे कष्टमयी पीड़ा सहनी पड़ती है। यानी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे वीर पुरुषों ने संघर्ष किया था। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर खुशियाँ फैलाते हैं। हम
अपने देश के लिए शान से जीते हैं और इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। इस प्रकार से वो इन पंक्तियों में कवि भारतवर्ष की बढ़ाई कर रहा है, जिसको आप समझिए। अब देखिए पृष्ठ संख्या 4 पर आइए। पृष्ठ संख्या 3 से ये पाठ शुरू था और पृष्ठ संख्या 4 पर आप निकालिए। अगली 4 पंक्तियां कहती है आपकी कि कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकार ने उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो देखिए अब इसमें कभी समर, पहला शब्द लिया है इसने समर। अब समर का क्या अर्थ होता है साहब? समर का अर्थ होता है युद्ध। समर का क्या अर्थ होता है? युद्ध। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला शब्द है ललकारना, यानी युद्ध की चुनौती देना। और इसके बाद में शब्द आया अचरज। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। अचरज का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। इसके बाद में व्रत। व्रत का अर्थ होता है उपवास। और उसके बाद में हीरा। हीरा एक अमूल्य रत्न है जो कि खानों से निकलता है। अब इसका अर्थ करते हैं हम। कवि कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए, जब हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के सामने सारा संसार दांतों तले अंगुली दबा लेता है, यानी आश्चर्यचकित हो जाता है। हम सदियों से ही इतिहास के स्वर्णिम पन्ने बनते हुए आए हैं। हमारी मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की भावना, मातृभूमि के लिए हमारी त्याग और बलिदान की भावना ही हमारे लिए उपवास है, क्या है? व्रत है। और हम बलिदान की भावना हमारे जीवन की प्रतिज्ञा के समान है। और 12 मास यानी पूरे वर्ष भर हम इसी प्रतिज्ञा को निभाते रहते हैं इस मातृभूमि की खानों से। और जब भी कुछ निकलता है तो वह अमूल्य रत्न हीरे के समान ही निकलते हैं। इस मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया। सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं हो सकता और नहीं है। तो देखिए अगली 4 पंक्तियों को देखिए आप। तो अगली 4 पंक्तियों पे आ जाइए। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो देखिए इसके शब्दार्थों को देखते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले जो शब्दार्थ आया है वो आया है जान। और जान का अर्थ होता है प्राण। जान का अर्थ क्या होता है? प्राण। इसके बाद में हम अगले शब्द को देखते हैं सदियों। सदियों का अर्थ होता है, सदी बोलते हैं 100 वर्ष के समय को। और 100 वर्ष के समय को यानी 100 वर्ष से अधिक जो समय हो जाता है उसको हम बोलते हैं सदियों। अगला शब्द हम लेते हैं इसी का कठिन। तो कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। कठिन का अर्थ क्या होता है? मुश्किल। और फिर इसके बाद में अगला शब्द है चौकस, पहरेदारी, यानी सावधानी के साथ की गई रखवाली। सावधानी के साथ की गई रखवाली, ये चौकस पहरेदारी। और इसके बाद में अगला शब्द आया मेहनत। मेहनत आप जानते हो परिश्रम को बोलते हैं। और उम्र, उम्र का अर्थ होता है आयु। उम्र का अर्थ क्या होता है? आयु। और सौगंध, सौगंध शब्द का अर्थ होता है कसम, खाना। तो इस तरह से यहाँ पर जो कठिन शब्द आए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। और इसका अर्थ होता है, कवि कहता है कि यह मातृभूमि जो है वो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है और इसे सावधानी और सतर्कता के साथ हम इसकी रखवाली करने की जिम्मेदारी हम सब बच्चों की है। हमारे सामने देश की रक्षा और विकास करने की कठिन परीक्षा का समय है, अतः हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। हमें खूब परिश्रम करने का संकल्प लेना चाहिए।
जिस माँ का दूध पिया है उसकी कसम खाकर अपने देश की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार रहें और इस छोटी आयु में ही परिश्रम और बलिदान का अर्थ जान लें। इस संसार में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। इस प्रकार से इस पाठ का भावार्थ किया जा सकता है। आपको यह पाठ भावार्थ के रूप में भी पूरा लिखना है। अब इसके बाद में आप आ जाइए, यानी कुछ शब्द जो उच्चारण के लिए कठिन शब्द तो मैंने करवा दिए, साथ में उच्चारण के लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका उच्चारण आप सीखिए। जैसे पहला शब्द है व्रत, तो इसका उच्चारण करना है आपको, कम से कम 5 बार आपको दोहराना है ये शब्द। व्रत, पुरखों, ज्वालाओं, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध, चिनगारियाँ, इन शब्दों की बार बार आपको क्या करना है, उच्चारण करना है। कम से कम 5 बार आप इन सभी शब्दों को 5 बार बोलेंगे। सोचें और बताएं। अगला प्रश्न है, भारत किससे खेलते थे? तो इसमें भरत शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे। पुरखों की सौगात क्या है? पुरखों की सौगात साहस और वीरता है। हमें जान से प्यारी क्या है? हमें जान से प्यारी क्या है? हमारी भारत माता। अब नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे, तो उनको लिखेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। सौगात का अर्थ होता है, तो अभी आपको मैंने बताया था सौगात का अर्थ क्या होता है, उपहार। तो इसमें आ जाएगा स आंसर। एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है? सब जानते हैं, 12। और इस कविता में वे पंक्तियां छांट कर लिखिए जिनका अर्थ चिनगारियां ज्वालाओं से कम नहीं। तो इसमें है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिनगारियां। पीछे पाठ में देख लेंगे आप। इसके बाद में हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं, यानी सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। हम धरती माँ को समान प्यार करते हैं, तो यह धरती माँ जो है अपनी हमें जान से प्यारी है और कठिन परीक्षा में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए लाइन आई है, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। इस प्रकार से आप इनकी पंक्तियों को पाठ में से ढूंढकर लिख लेंगे। मैंने आपको बोल दी है, इन पंक्तियों को आप ढूंढकर लिखेंगे। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म ले लेना ही सबसे अधिक गर्व की बात है। यह भी इतना आसान नहीं है कि कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हो जाए, और यहाँ पैदा होता है तो ये बड़े गर्व की बात है। फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं, ऐसा इस बात के अंदर कहा जा रहा है। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? कविता में हमारे त्याग और बलिदान के आदि व्रतों की बात कही गई है। बालकों की क्या जिम्मेदारियां हैं? तो बालकों की जिम्मेदारियां हैं मातृभूमि की सावधानी के साथ रक्षा करना, बालकों की जिम्मेदारी है मातृभूमि की सावधानी के साथ रक्षा करना। इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें कौन सी है? तो इतिहास के पन्नों में ये बातें लिखी हुई है कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध क्षेत्र में आए तो सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। हमारी वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों पर लिखे हैं। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हर पाठ के साथ भाषा की बात के प्रश्न दिए हुए हैं, और भाषा की बात के प्रश्न भी आपको नोटबुक में नोट करने हैं और इनको आत्मसात भी करना है। बोलकर अंतर कराएं। एक देखिए, एक शब्द है हंस और दूसरा है हंस। तो हंस तो एक पक्षी होता है और हंस एक धातु है, हंसना। चांद और चंदा, तो दोनों शब्दों को बोलकर आप अंतर करें। ये समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं व्याकरण के अंदर। इनके उच्चारण समान होते हैं लेकिन अर्थ इनके अलग होते हैं। अंगना और आंगन, पूंछ और पूछ, रंग और रंगा। तो इन रंग और रंगा, तो इन सारे शब्दों के अर्थ भी आपको आने चाहिए, यानी इनका शुद्ध उच्चारण आपको करना है। अब देखिए, इसके बाद में पन्ना पलटिए, अगले क्या दे रखा है जो देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को एक वचन में लिखिए और एक वचन में लिखने के जैसे चिनगारियाँ को चिनगारी लिख रखा है, इसी तरह फुलवारियों को फुलवारियाँ फुलवारी, सवारियाँ सवारी, क्यारियाँ क्यारी, बिवाइयाँ बिवाई, दवाइयाँ दवाई, मिठाइयाँ मिठाई, तैयारियाँ तैयारी, सलाइयाँ सलाई, चटाइयाँ चटाई। और यहाँ पर नीचे जो शब्द दे रखे हैं वो दे रखे हैं मिट्टी, तो मिट्टी स्त्रीलिंग है, उंगली स्त्रीलिंग है, पुरुष पुल्लिंग है, हीरा और बालक है पुल्लिंग, और परीक्षा है स्त्रीलिंग, और दूध है पुल्लिंग। जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग और पुरुष क्या होते हैं, जो शब्द स्त्री तथा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। जो महिला का बोध कराने वाले शब्द हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो पुरुष का बोध कराने वाले शब्द हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। यह भी करें, तो यह भी करें का अर्थ ये है कि नीचे आपको प्रश्न दे रखा है कि हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, चर्चा करें। अब इस समय पर आप विद्यालय में तो है नहीं जो आपस में चर्चा करेंगे, आप अपने भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने अड़ोस पड़ोसियों से इस बात की चर्चा करें कि देश की सेवा के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं। ये चर्चा करना आवश्यक होता है। आपके आसपास देश की सेवा करने वाले देशभक्तों के बारे में जानें, वह कक्षा में चर्चा करें। हमारे आसपास में कौन देशभक्त है जो देश सेवा का कार्य कर रहा है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। भारतीय इतिहास, भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम लिखें। अब इसमें भारतीय और अंग्रेजी महीनों के नाम पूछकर लिखने, एक बार तो मैं बोल देता हूँ, बाकी आपको पूछकर लिखने हैं। अंग्रेजी महीने तो शायद आपको नाम होंगे याद, पर हिंदी महीनों में किसी किसी बच्चों को परेशानी हो सकती है, वो अपने माता पिता से या अपने दादा दादी से पूछकर ये नाम लिख सकते हैं। हिंदी महीनों के नाम है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। और इसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके अंग्रेजी महीनों के नाम है। दोनों तरह के महीनों के नाम लिखकर आपको याद करने हैं। इसके बाद में हम अगले प्रश्न में आते हैं कि इन महीनों में आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में भी लिखें। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी माह में कौन कौन से व्रत आ रहे हैं। 1, 2, 4 आपको जो भी याद आते हैं वो आप कैलेंडर में देखकर लिख सकते हैं। वैसे जनवरी में देखो ईसाई नववर्ष आता है, मकर संक्रांति आती है, लोहड़ी आती है, पोंगल आता है, श्री गणेश चतुर्थी आती है, सुभाष चंद्र बोस जयंती आती है, विवेकानंद जयंती आती है, और गणतंत्र दिवस भी आता है। फरवरी में बसंत पंचमी और संत रविराज की जयंती आती है। मार्च में महाशिवरात्रि, होली, महर्षि दयानंद जयंती, हिंदू नववर्ष आदि प्रारंभ हो जाता है। अप्रैल में नवरात्र व्रत, गुड़ी पड़वा, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, घुल्ला, गणगौर, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, झूलेलाल जयंती, भीमराव अंबेडकर जयंती, वैशाखी, ईस्टर आदि त्यौहार आते हैं। मई में परशुराम जयंती, श्री नरसिंह जयंती, आद्य शंकराचार्य जयंती, अक्षय तीज, नारद जयंती, बुद्ध पूर्णिमा। जून में गंगा दशहरा, ऊब छठ, जुलाई में ईद उल फितर, गुरु पूर्णिमा, हिंडोलोत्सव, और अगस्त में बच्छबारस, गोगा नवमी, हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, गोस्वामी तुलसीदास जयंती और देव झूलनी एकादशी। ये श्रावण और भाद्रपद महीना होता है जो अगस्त के आसपास आता है, उसमें आती है। सितंबर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, लेकिन इस बार कृष्ण जन्माष्टमी अपन को अगस्त में ही आ रही है, ये ध्यान रखना है। राधाष्टमी, विश्वकर्मा जयंती, एक्चुअल में कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में आती है। अब हिंदी महीने कभी कभी अंग्रेजी महीनों से विचलित हो जाते हैं, कभी हिंदी महीनों में 13 महीने हो जाते हैं, कभी 2 ज्येष्ठ हो जाते हैं, कभी 2 आषाढ़ हो जाते हैं, कोई कोई महीना, तो उस साल ये गड़बड़ा जाता है। पर जनरली सितंबर महीने में जन्माष्टमी आती थी, इस बार कौन से महीने में आ रही है, अगस्त महीने में आ रही है। अक्टूबर में दीपावली आती है, नवंबर में बड़े त्योहारों की हम बात करें गोपाष्टमी आती है, दिसंबर में क्रिसमस आता है। ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, त्योहारों के बारे में आपने कविता को मौखिक रूप से याद कर अपनी कक्षा प्रार्थना सभा में हाव भाव के साथ सुनाएं। आपको ये कविता पूरी कंठस्थ याद भी करनी है। किसी भी बच्चे से यह कविता सुनी जा सकती है, बहुत अच्छी कविता है, आप इसे याद करें। और इसके बाद में किसी, अब जैसे छुट्टियों में आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर घूमे हैं तो उस ऐतिहासिक स्थल का विवरण और उसका चित्र ये आप इकट्ठे कर सकते हैं
के चित्र काट सकते हैं अखबार में से जिसके बारे में आपको जानकारी है, और नहीं तो रणथंभौर का किला तो आपने कम से कम देखा होता है, इसका भी ऐतिहासिक महत्व है। फिर यहाँ पर राजा हम्बीर हुए, उस ऐतिहासिक पुरुष का भी आप नाम कर सकते हैं। और आविष्कार हुए तो जैसे जयपुर कभी आप गए हों तो सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाओं का निर्माण किया गया, और किसी घटना का भी आप वर्णन कर सकते हैं जिससे कि हमारे राजस्थान की संस्कृति का पता लगता है। जैसे 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप की सेना और अकबर की सेना के साथ में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसको भी आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। धन्यवाद। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे।